कर दो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहूनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी में तीसरा अध्याय प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले 7 नरक पृथ्वियों की चर्चा प्रारंभ हुई। ठीक है, 7 नरक पृथ्वियों में आपस में बीच बीच में अंतराल भी है। ठीक है, किस किस में कितना कितना अंतराल है उसको जरा हम देखते हैं। चित्र आपने कल देखा था। चलिए सचिन भैया पढ़ेंगे। चलो शालू पढ़ो। सात नरक पृथ्वियों का पृथक पृथक अंतराल। पहली रतन प्रभा भूमि से एक राजू नीचे 32,000 योजन मोटी, दूसरी शक्रा प्रभा भूमि में वंशा नामक दूसरा नरक है। इससे एक राजू नीचे 28,000 योजन मोटी तीसरी बालुका भूमि में मेघा नामक तीसरा नरक है। इससे एक राजू नीचे 24,000 योजन मोटी चौथी पंख प्रभा भूमि में अंजना नामक चौथा नरक है। इससे एक राजू नीचे 20,000 योजन मोटी पांचवी धूम प्रभा भूमि में अरिष्टा नामक पांचवा नरक है। इससे एक राजू नीचे 16,000 योजन मोटी छठवीं तमो प्रभा भूमि में मघवी नामक छठवा नरक है। इससे एक राजू नीचे 8,000 योजन मोटी सातवीं महातमो प्रभा भूमि में माघवी नामक सातवां नरक है। इससे एक राजू नीचे पाताल के अंत पर्यंत निगोद है। देखिए कल हमने देख लिया था, हर एक नरक पृथ्वी के बीच में, माने पहली नरक पृथ्वी से दूसरी नरक पृथ्वी आने में एक राजू का डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन वो एक राजू के डिस्टेंस में जो पहले वाली नरक पृथ्वी की मोटाई है वो भी इंक्लूड है। तो इस प्रकार जब हम नीचे 6 राजू तक पहुंचते हैं तो 7वीं नरक पृथ्वी आ जाती है। फिर उसके नीचे एक राजू में कलकला नाम की एक पृथ्वी है, जहां निगोद जीव रहते हैं, उनके रहने का विशेष स्थान है। तो सबसे पहले वाली जो आपकी रत्न प्रभा पृथ्वी थी वो कितनी मोटी थी, उसकी मोटाई याद है किसी को? ये 1,80,000। उसकी कितनी? 1 लाख में तो स्वर्ग थे और 80,000 में नरक है। नहीं, स्वर्ग नहीं बोलेंगे उसको। अच्छा, फिर स्वर्ग कहते हैं जो ऊपर जो विमान है, स्वर्ग उनको कहते हैं। 16 स्वर्ग होते हैं। फिर उसे क्या बोलेंगे? 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अबोहल भाग। तो खर भाग कितना? 16,000 योजन मोटा, जिसमें 1,000 योजन की 16 भूमियां हैं, चित्रा आदि पृथ्वी है। उनमें ऊपर की 1,000 योजन की और नीचे 1,000 योजन की दोनों भूमियों को छोड़कर बीच की जो 14 भूमियां हैं उनमें 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर रहते हैं। यानी राक्षस को छोड़कर बाकी व्यंतर और असुर कुमार को छोड़कर बाकी 9 प्रकार के भवनवासी।
वो खर भाग के 14,000 योजन जो बीच की 14 भूमियां हैं उनमें उनके निवास स्थान है, भवन आदि है। और दूसरा जो पंख भाग है वो 84,000 योजन मोटा है। 84,000 योजन मोटा है, उसके अंदर असुर कुमार और राक्षस जाति माने राक्षस हैं व्यंत्रों का भेद, और असुर कुमार है भवनवासी का। इनके विमान नहीं, इनके भवन आवास आदि हैं। उसके नीचे अबहुल भाग से माने नरकों के बिल प्रारंभ होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें भी अब दूसरी पृथ्वी कितनी मोटी? दूसरी पृथ्वी 32,000, फिर 28, फिर 24, फिर 20, फिर 16 और फिर 8। ठीक है, 8,000 योजन मोटी है। भैया फिर उसे बोलेंगे क्या, नरक बोलेंगे या स्वर्ग बोलेंगे, या मतलब फिर बोलेंगे क्या, ये समझ नहीं आया मुझे। अधोलोक बोलेंगे। अच्छा, अधोलोक। अधोलोक, नरक तो एक्चुअल में अबहुल भाग से बोले जाएंगे। ठीक है, वो रत्न प्रभा ठीक। पृथ्वी बोल सकते हो, उसका खर भाग है, पंख भाग है। ठीक है। ठीक है, भवनवासी और व्यंत्रों के भवन अधिक हैं उसमें। हाँ जी, पढ़िए। इस प्रकार एक भूमि से दूसरी भूमि के बीच में एक एक राजू का अंतर होने से 7 नरक भूमि के छहों अंतरालों में 6 राजू प्रमाण विस्तृत क्षेत्र में 7 नरक भूमियां और 7वीं नरक भूमि के नीचे अधोलोक के अंत पर्यंत एक राजू क्षेत्र में निगोद है। अतः सुदर्शन मेरु से नीचे 7 राजू पर्यंत अधोलोक कहा। इन भूमियों की लंबाई चौड़ाई लोक के अंतिम वातवलय पर्यंत है। इसमें बीचों बीच एक राजू लंबे चौड़े त्रस नाली के क्षेत्र में दुखी नारकी जीव रहते हैं। देखो भाई, ये पृथ्वी तो पूरे में फैली हुई है, माने उत्तर दक्षिण 7 राजू, पूर्व पश्चिम उनकी जितनी इतनी चौड़ाई, ठीक है, पूरे में कवर किया हुआ है। लेकिन जो नारकी जीवों के रहने का स्थान है वो उसके बिल्कुल बीचों बीच जो 1x1 राजू की त्रस नाली है ऊपर से नीचे तक। जैसे मान लो मॉल है, मॉल के बीचों बीच एक लिफ्ट है ऊपर से नीचे तक, इस तरह की 1 राजू चौड़ी, 1 राजू गहरी। ठीक है, और कितनी ऊंची? कुछ कम 13 राजू ऊपर से नीचे तक। ठीक है, इस तरह की त्रस नाली है। तो जितने भी त्रस जीव हैं वो उसके भीतर पाए जाते हैं, उसके बाहर नहीं पाए जाते। तो यानी नरक की पृथ्वियां तो तीनों वातवलय तक है, अंतिम तक पूरा है, लेकिन नारकियों का निवास स्थान बीच में जो त्रस नाली वाला पार्ट है वहीं पर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे पढ़िए। जैसे वृक्ष के ऊपर त्वचा या ऊपरी छाल, अंडे के ऊपर जाल, शरीर के ऊपर चर्म या चमड़ी, किसी वस्तु के ऊपर 3 लपेटा सहित 3 तह का वेस्ट ना होता है, इसी प्रकार वेस्टन होता है। उसी प्रकार तीनों लोक के ऊपर 3 वातवलय जानना। सभी दिशा विदिशाओं में सर्वत्र 3 लोक के ऊपर सर्वप्रथम घनोदरी वातवलय लिपटा हुआ है, उसके ऊपर दूसरा घन वातवलय और उसके ऊपर तीसरा अंतिम तनु वातवलय है। ये तीनों क्रमशः 3 लोक को वेष्टित कर स्थित हैं। इनमें से 7वीं नरक भूमि से नीचे अधोलोक के अंत पर्यंत तो तीनों वातवलय पृथक पृथक 20-20 हजार योजन मोटे हैं। इस अधोलोक के निचले भाग से लेकर ऊपर एक राजू पर्यंत तीनों वातवलय पृथक पृथक 20,000 योजन ही मोटे हैं। आज देखो, इससे ऊपर आपने कल देखा था जो अधोलोक है ना, ऐसा सबसे नीचे की जो उसका बॉटम है, ठीक है, तो नीचे की तरफ जो वातवलय की लेयर है वो 20-20 हजार योजन मोटी है, और ऐसे आके जो साइडों में आते हैं तो साइडों में भी एक राजू तक 20-20 हजार योजन मोटी है। फिर उसके बाद
ये घट जाएगी बहुत ज्यादा, और घटकर फिर आगे बढ़ेगी, फिर घटेगी, इस प्रकार से। चलिए देखिए, इससे ऊपर क्रमशः घटते घटते मध्यलोक के निकट क्रमशः 5, 4, 3 कुल 12 योजन मोटे हैं। यह क्रमशः घटने का क्रम इस प्रकार है। पढ़ूं भाई आगे? देखो अब उसके ऊपर ये घटते हुए जाएंगे, माने 20,000 योजन से कम होते चले जाएंगे। और जो 7वीं नरक पृथ्वी है ना, वहां जो सबसे भीतर का है वो 7 योजन, फिर 5 योजन और फिर 4 योजन। 7, 5, 4 योजन रह जाएगा। कहाँ 20,000 योजन था, लेकिन थोड़ा सा एक राजू में ही घटते घटते कितना रह गया, देखो 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन। ठीक है, इसके ऊपर फिर और घटते घटते मध्य लोक के निकट कितना रह जाएगा, 5, 4 और 3। बस आगे पढ़िए। 7वीं नरक भूमि के निकट 16 योजन मोटाई वाले ये वातवलय 6वीं पृथ्वी के निकट 1 योजन के, तीसरे भाग अधिक 15 योजन, 5वीं पृथ्वी के निकट 2 योजन के, तीसरे भाग अधिक 14 योजन, चौथी भूमि के निकट 14 योजन, तीसरी भूमि के निकट 1 योजन के, तीसरे 1 योजन के तीसरे भाग अधिक 13 योजन, दूसरी भूमि के निकट 2 योजन के तीसरे भाग अधिक 12 योजन, पहली भूमि के निकट 12 योजन मोटे हैं। देखिए इन्होंने ना गणित से प्रमाण निकाला, घटने का प्रमाण, कि जैसे 7वीं भूमि के पास आपको ये पता था कितना कितना है, 7, 5 और 4 था। देखिए 7, 5 और 4 योजन था। और ऊपर आते आते जहां वो पहली पृथ्वी है वहां कितना रह गया, 5, 4 और 3। ठीक है, तो कितना घट रहा है। अब इन्होंने कैलकुलेशन कैसे निकाली कि 6 राजू में कितना घटा, तो हर एक राजू में कितना घटेगा उसको इन्होंने डिवाइड कर करके निकाल लिया। देखो 7वीं नरक भूमि के निकट टोटल ले लिया ना, 16 योजन था, और ऊपर जाकर तीनों का ऐड कितना रह गया, 12 योजन। तो 16 से 12 योजन हुआ ना, कितने योजन कम हो गया, 4 योजन। 4 योजन कम हो गया। कितनी ऊंचाई पर 4 योजन कम हुआ, 6 भूमियों पे हुआ है ना। हाँ 6 राजू पर, 7 राजू पे 6 नहीं, राजू पर। 6 ठीक है। राजू। तो 4 योजन कम हुआ कितने राजू पर, 6 राजू पर। तो 1 राजू पर हाँ। कितना कम होगा, 4/6। 4/6 का मतलब 2/3। समझ में आए, यानी 2/3, 2/3, 2/3 राजू घटता जाएगा। तो अब 2/3 राजू घटाओ, यहाँ 16 योजन था, 2/3 घटाओ, उसमें से कितना आएगा, तो 16 माइनस 2/3 करो, तो क्या बचेगा, 15 सही 1/3 है ना, 15 and 1/3, तो 15 सही 1/3 बचा। फिर इसमें से 2/3 माइनस करो, तो 14 सही 2/3 बचेगा शायद। हाँ ये रहा ना, 2 योजन के तीसरे भाग अधिक 14 योजन, यानी 14 सही 2/3। फिर 14 सही 2/3 में से 2/3 माइनस करोगे तो फिर 14 योजन आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको गणित? चलिए आगे पढ़िए। अब ऊपर और क्या होगा देखो, उर्दू लोक में बढ़ते जाएंगे, मध्य लोक से आगे। मध्य लोक से आगे ऊपर की ओर क्रमशः बढ़ते बढ़ते 5वें ब्रह्म और 6वें ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के निकट ये 3 वातवलय क्रमशः पृथक पृथक 7, 5, 4 योजन, इस प्रकार कुल 16 योजन मोटे हैं। इस तीसरे युगल से ऊपर क्रमशः
घटते घटते ऊर्ध्वलोक के अंदर सिद्धिशिला के निकट क्रमशः 5, 4, 3 इस प्रकार कुल 12 योजन मोटे हैं। देखो आपको समझ में आया, ये ब्रह्मोत्तर कहाँ है? जैसे ऐसे हाथ मोड़ के खड़ा है ना कोई व्यक्ति, तो ऐसे जो लोक ऊपर उर्दू लोक में ऐसे आपका टेढ़ा हो रहा है, ये जो यहाँ पर ये टर्न आ रहा है ऐसा कोना जो है, ठीक है। अब इस जगह पर बीचों बीच बिल्कुल उसके सामने ये ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है, ठीक है। जहाँ पे माने ऊपर का ऐसे ये टेढ़ा होता है ना, जहाँ समझ रहे, जहाँ वी शेप बन रही है इस तरह से ऐसे, ठीक है। वी शेप के सामने त्रसनाड़ी में ये ब्रह्मोत्तर है। तो यहाँ पर जो वातवलय की मोटाई है ये कितनी रह गई? ये 16 योजन थी, और फिर ऊपर जाकर घटते घटते फिर 12 योजन बचे। आगे पढ़िए, और फिर आगे इससे ऊपर क्रमशः पढ़िए। इससे ऊपर क्रमशः घटते घटते ऊर्ध्वलोक के अंतिम भाग में आधा योजन, पाव योजन, 425 धनुष कम पाव योजन, कुल 425 धनुष कम 1 योजन मोटे हैं। देखो 3 वातवलय की मोटाई देखो आप, कहाँ जो अंत में पहुंच गए ना, सबसे अंत में लोक के ऊपर जो 3 वातवलय हैं। अब सबसे पहले घनोदधि, घनोदधि कितना है? आधा योजन। आधा योजन मतलब हो गया 2 कोस। मैंने चित्र देखते वक्त बताया था ना, याद रखना, 2 कोस, आधे योजन में 2 कोस। और पाव योजन 250 ग्राम का पाव होता है ना, 1/4, तो 1 कोस। 425 धनुष कम 1 कोस, तो 425 धनुष कम किए 1 कोस में तो 1575 धनुष बचे थे। यानी ऊपर सबसे पहले 2 कोस, फिर 1 कोस, और फिर 1575 धनुष। ये 3 वातवलयों की मोटाई। भैया ये सबसे ऊपर वाली लाइन के है ना, जहाँ हाँ पे जी, ऐसे सिद्धशिला का वो बनता है। सिद्धशिला से भी ऊपर हाँ हाँ 0 नंबर लगेगा पूरे। पढ़िए। यहाँ 4 कोस का 1 योजन और 2000 धनुष का 1 कोस जानना। इस प्रकार यहाँ घनोदधि वातवलय 2 कोस, घन वातवलय 1 कोस और तनु वातवलय 16,500 या 1575 धनुष है। इसके 1500 भाग करने पर ऊपर के अंतिम भाग में सिद्ध भगवान विराजमान है। देखो किसके 1500 भाग करें? ये जो तनु वातवलय है ना, देखो उत्कृष्ट जो हाइट हो सकती है मोक्ष जाने वाले जीव की कितनी हो सकती है? भैया 550 धनुष जो 125, 525, और कम से कम कितनी अवगाहना हो सकती है? 7 फुट के थे महावीर भगवान, लगभग 3.5 हाथ। महावीर भगवान तो बड़े थे, लेकिन उनसे छोटे भी जा सकते हैं। 3.5 हाथ मिनिमम हो सकती है, इससे छोटा जीव माने सिद्ध दशा में नहीं जाएगा। अच्छा अब ये देखो, ये जो 1575 धनुष था, इसमें 525 धनुष में आ सकते हैं ना, मैक्सिमम जो अवगाहना है, उससे नीचे तो नहीं होंगे। तनु वातवलय की मोटाई 1575 है, लेकिन ऊपर से टच होते हैं ना, तो मैक्सिमम अगर खड़गासन भी होंगे तो 525 धनुष घेरेंगे, तो 1575 में से 525 माइनस कर दो। लेकिन सुनिए 1 मिनट, वो जो 525 धनुष की अवगाहना है, ठीक है, वो छोटा धनुष माने छोटी है, वो व्यवहार धनुष है।
और ये वाले जो धनुष हैं ये प्रमाण धनुष है। तो पहले इस प्रमाण धनुष को भी व्यवहार धनुष में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जो 1575 धनुष हैं इसको 500 से गुना करेंगे। कॉपी पेन में करके देखूंगा फिर बताऊंगा। तो वो कह रहे हैं कि इसके 1500 भाग करने पर ऊपर के अंतिम भाग में सिद्ध भगवान विराजमान है। एक मिनट, अभी कैलकुलेशन कर रही है, करो भाई। कैलकुलेशन हो जाएगी तो आप बता देंगे यहाँ पर कि 1500 भाग कैसे हैं। तनुवात वाले है 1575 धनुष का इंटू करो 500 तो भैया 7,87,500 आया है। डिवाइडेड बाय 525। कैलकुलेटर से कर लो। कैलकुलेटर भैया 7,86,500 आया है। कितना है? 7,86,500। एक मिनट। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, इतना तो नहीं आना चाहिए। 1500 ही आ रहा है। सही आ रहा है, 1500 ही आ रहा है। दोबारा करो आप। सही आ रहा है। देखो दोबारा से बताता हूँ क्या किया हमने। ये जो 1575 था इसको 500 से गुना करना है और 525 से डिवाइड करना। 1500 ही आया है। ठीक है, 1500वें भाग में यानी इतने क्षेत्र के इक्वल इक्वल भाग किए 1500 भाग। तो जो अंतिम एक भाग है वो 525 धनुष की अवगाहना मैक्सिमम, उतने क्षेत्र में ही सिद्ध भगवान हो सकते हैं, उससे ज्यादा में नहीं हो सकते। और ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो सिद्ध भगवान शरीर की लंबाई ऊंचाई है वो व्यवहार धनुष में नापी जाती है, और आपकी जो तनुवात वाले की जो हम ऊंचाई देख रहे हैं वो प्रमाण धनुष है। तो व्यवहार धनुष से प्रमाण धनुष 500 गुना बड़ा होता है। ठीक है, तो प्रमाण धनुष को पहले व्यवहार धनुष में चेंज करें। तो 1575 को व्यवहार धनुष में चेंज करने के लिए 500 से गुना किया। 87,500 आया था। कितना आया था? 8 लाख। शालू 7,87,500। 60,87,500। 5 ही भैया, 7 अच्छा 7 लाख, 7 लाख। हाँ 7,87,500। ठीक है, 787,500। ये आ गई आपकी कुल ऊंचाई किसकी? तनुवात वाले की। ठीक है, अब जो भगवान का आकार है मैक्सिमम 525 धनुष हो सकता है। ठीक है, तो 525 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 1500। यानी 525 वाले इक्वल पार्ट करें तो 1500 पार्ट होंगे तनुवात वाले के। उन 1500 में से एक भाग में सिद्ध विराजमान होते हैं। चलिए आगे। प्रश्न, यह पृथ्वी तो कछुए के आधार से स्थित है तथा बरहा सुअर के दांतों के ऊपर रखी है, 3 वात वलय और आकाश के आधार से नहीं है। पढ़ूं भैया? उत्तर, तुम्हारा यह कथन अयुक्त है क्योंकि कछुआ और बरहा भी किसी अन्य के आधार से हैं, अतः आकाश के आधार से नहीं है। देखिए, लोक में लोग ऐसा कहते हैं कि कछुए ने संभाल रखी है इस धरती को, कोई कहता है सुअर के दांत के ऊपर रखी है।
ठीक है, जब हम छोटे थे तो एक बार भूकंप आया तो सबने उठा दिया, चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो, भूकंप आया। हमारी लाइफ में पहली बार था, माने जो हमारी मेमोरी में है। तो हमने पूछा ये क्या होता है भूकंप, भूकंप के भूचाल होता है, भूचाल के क्या होता है कि ये शेषनाग के फन के ऊपर पृथ्वी रखी है, ठीक है। तो वो शेषनाग थोड़ा सा उसको हिलाते डुलाते हैं तो भूचाल आ जाता है। किसी ने कहा कि शिव जी का जो बैल है, नंदी बैल, उसके सींग के ऊपर ही पृथ्वी टिकी है, तो वो जब अपना सींग चेंज करता है तो भूचाल आ जाता है। तो लौकिक में जो ऐसी मान्यताएं हैं वो कट जाती हैं। क्यों? कि चलो कछुए के आधार से है, लेकिन कछुआ किसके आधार से होगा? समझ में आया? तो कछुआ जिसके आधार से है, फिर हम पूछेंगे वो किसके आधार से है, तो अंत में आके आप यही कहेंगे कि स्वयं के आधार से है। अगला प्रश्न। जगत की रचना रूप यह गोल पृथ्वी सदा घूमती रहती है तथा इसमें स्थित ज्योतिषिक स्थिर है। उत्तर, ज्योतिष ज्योतिष चक्र स्थित है। उत्तर, तुम्हारा यह कथन भी बाधा सहित है। पृथ्वी घूमती नहीं है, यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने से पृथ्वी को घूमने वाला कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। देखो, साइंस ये कहता है कि जो आपका सौर मंडल है, जिसको ज्योतिष चक्र कह रहे हैं, वो तो ऐसा कैसा स्टेबल रहता है, पर पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है गोल गोल, ठीक है। बचपन में तो एक क्वेश्चन सबको उठता था ना, पृथ्वी घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं है? समझ में एक छोटे से बच्चे को भी प्रश्न उठता है कि अगर पृथ्वी घूमती होती है, खाली घूमती नहीं है, वो रोटेट भी होती है। दो चीजें थी, एक तो परिक्रमा और एक घूर्णन, यानी रिवॉल्यूशन और रोटेशन, ठीक है। पहले अपनी जगह पे ऐसे गोल घूमती है और ऐसे गोल गोल घूमते घूमते ऐसे चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो चलो ऐसे चक्कर लगाती तब तो हम ऐसे कैसे स्थिर रहते हैं, लेकिन ये तो ऐसे भी घूम रही है तो गिर जाने चाहिए। तो वो कहते हैं तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। और जैन दर्शन तो ये कहता है कि पृथ्वी तो स्थिर रहती है, ये सूर्य चंद्रमा अधिक सुमेरु पर्वत की परिक्रमा देते हैं, और ये भासित भी होता है। तभी तो सूर्य आज दिखाई दिया, फिर छिप गया, अब कल सुबह दिखाई देगा, तो वो परिक्रमा कर रहा है ना। तो ये तो प्रत्यक्ष समझ में आ रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष को नहीं मान रहे। चलिए पढ़िए। इत्यादि विश्व के संबंध में अन्य मतियों द्वारा की गई कल्पनाएं पूर्णतः असत्य हैं। इनकी विशेष जानकारी श्री तत्वार्थ श्लोक वार्तिका जी से लेनी चाहिए। बस अब बाकी शिष्य पूछता है, बाकी चर्चा कल, समय हो गया है, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।